हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सभी खुश होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे, अपने अपने घरों में अपने माता पिता का और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ से हम एक नए क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर मैं सागर सिन्हा आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अरुण एकेडमी। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और साथ साथ में मैथ्स के क्रैश कोर्सेज यहाँ पर मिल रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना उन सभी बच्चों के साथ, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में अभी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज ऑफ जैसा आपको पता था कि सीबीएसई ने आपके टर्म्स को डिवाइड कर दिया है। ओके, तो कुछ टर्म 1 का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होने वाला है और टर्म 2 के एग्जाम आपको अपकमिंग नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की बात करी जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे होंगे, साथ साथ में बोर्ड के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, एमसीक्यूज, लेटेस्ट सिलेबस। ओके, तो आपका जो लेटेस्ट सिलेबस अभी बना था, जो अभी आपको सीबीएसई ने अलॉट करा था, उसके आधार पर जो आपका नया क्वेश्चन पैटर्न है उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे होंगे। तो आपके लिए काफी बेहतरीन यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं, बेस्ट अप्रोच किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। मेरी इंडिविजुअल की बात करी जाए फ्रेंड्स तो मैं हूँ सागर सिन्हा, मैं आपका एजुकेटर, और मैंने खुद अपने क्लास 10th में 10 से जीपीए स्कोर कर रखा है, 12th में 95% मार्किंग स्कोर कर रखी है, एंड ग्रेजुएशन भी मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में करी है। तो आप एक ऐसे एजुकेटर के साथ पढ़ रहे हो जो कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में काफी बेहतरीन स्कोरिंग कर चुका है। ओके, तो कंटेंट काफी बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है। फोकस करके पढ़ाई करो, क्योंकि कुछ महीने में 1-2 महीने का आपको टाइम मिला है और उसमें आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ओके, डेट शीट ऑलरेडी आपके रिलीज हो चुकी है, अगर आपने चेक नहीं किया वो भी वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, बात करें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर उठाया है चैप्टर 1 एंड दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पे रेगुलर रहना, मेंटेन रहना, सो दैट आपकी भी एक अच्छी प्रिपरेशन होते रहे। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, आप देखो केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या पढ़नी होती है कि केमिकल रिएक्शंस का थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर बात करी जाए तो डेफिनेशंस, और डेफिनेशन के साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को वेरीफाई कर रही होती हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या कहता है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ओके, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में नए प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। पहला तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जैसा आप अपनी जिंदगी में भी अपने आसपास के लोकेलिटी में भी आसपास में रिलेशन आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनमें भी देख सकते हैं कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते रहते हैं और यही जीवन का सार है। ठीक है, इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विद एंड मेकिंग न्यू केमिकल बॉन्ड, और यही एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शंस की। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन में और क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हमेशा याद रखना है आपको कि आपको रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स जरूर देखने को मिलेगा। ओके, आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिल सकता कि रिएक्टेंट्स के साइड पे या प्रोडक्ट के साइड पे एलिमेंट्स एड ऑन हो गए या गायब हो गए। हमेशा एलिमेंट्स या एटम्स जो भी हैं उनका रीअरेंजमेंट यानी कि आपस में बॉन्ड टूट करके बॉन्ड बन करके नए अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा कंटेंट एनसीईआरटी फोकस्ड और जो भी आपके रेफरेंस बुक्स है उसको फोकस करके डाला है। ये आपको एक काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि एनसीईआरटी और काफी बुक्स, काफी एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। आप काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम रखते हैं, उसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वी गेट व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक बेसिक सा रिएक्शन है जिसके बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी पहले भी होगी। आपने होप्सो जो कंटेंट है अब तक पढ़ लिया होगा। ये क्रैश कोर्स की तरह आप इस वीडियो लेक्चर को ले सकते हो जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इन ए वन शॉट वीडियो। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के कंपोनेंट्स के बारे में। तो बेसिकली बात करी जाए तो दो रिएक्ट कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर। पहला होता है रिएक्टेंट्स एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की बात करी जाए यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, द नए सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जो भी केमिकल रिएक्शन में
किसी भी केमिकल प्रक्रिया में जो नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है हम उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो इन्हें हम लेफ्ट साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोडक्ट्स की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम राइट साइड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, डायग्राम के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर एक फोटो भी, यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो ऑलरेडी दे दिया है कि किस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो 5 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी होती है। इस वीडियो लेक्चर में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी ऐसी चीजें जो कि आप केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, और इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम इन्हें कहते हैं। पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए फ्रेंड्स तो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो काफी बारी आपने केमिकल रिएक्शन में देखा होगा कि आपको गैस की अनुभूति होती है कि गैस रिलीज हो रहा है। ओके, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये बहुत ही बेसिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट अगर प्रेसिपिटेट की बात करी जाए एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस में आपको देखने को मिलते हैं। पहला यहां पर बात करेंगे फ्रेंड्स इवोल्यूशन ऑफ ए गैस से, यानी कि किस प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर फाइनलाइज होती है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो जरूर देखना है, पूरा देखना है कि किस तरीके से अप्रोच लगाना है। इसमें मैंने असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन डाला है, सो दैट आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। पहले कंटेंट आराम से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बात करते हैं। देखो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ठीक है, होता क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें गैस निकलने की अनुभूति होती है, या उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ठीक है, गैस वहां से क्या हो रही है, निकल रही है बाहर। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन मैंने डाला है, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है कि जब जिंक ग्रैन्यूल हम डालते हैं किसी भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन गैस वहां पर निकलता दिखाई देता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर परफॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। ZnSO4 प्लस H2, और ये H2 गैस जो है वो बाहर निकल रही होती है। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ओके, ये वो केमिकल रिएक्शन है जो कि इस फेनोमेनन में हो रहा है। ओके, अगर सेटअप की बात करी जाए दोस्तों तो सेटअप कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जहां पर कॉर्क, ग्लास ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लोग रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रखते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे सेकंड यहाँ पर केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर वो है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। देखो अब फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट भी एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें क्या होता है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से पहले जरूरी ये है कि आप प्रेसिपिटेट के बारे में जानें कि प्रेसिपिटेट एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आप जब तक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं रहेगी चीजों के बारे में, तब कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में। ओके, मैंने एग्जाम फोड़ रखा है, क्लास 10th क्लास 12 जो भी एग्जामिनेशन होते हैं इन सभी में केमिस्ट्री काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रखा है। तो इसी तरीके से मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक जरूर पढ़ें, बेसिक को क्लियर रखें अपना। एनसीईआरटी मस्ट आपको पढ़ना है, जरूरी पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन को जब हम लोग ऐड करते हैं लीड नाइट्रेट में, तो यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। थर्ड बात करेंगे यहाँ पर चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर मैंने क्या बताया था कि ये एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कलर चेंज काफी इजीली दिख जाता है। जब हम काफी अगर लोअर स्टैंडर्ड की बात करें जाए तो 8th 9th में अगर कभी लैब एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म करा होगा तो वहां पर इस तरीके के रिएक्शंस काफी बेहतरीन तरीके से करवाए जाते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। ओके, जहां पर अगर एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से जब पास करवाया जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है दैट चेंजेस इनटू ग्रीन, जो कि ऑलरेडी डायग्रामेटिक फॉर्म से भी आप
समझ सकते हैं। ओके, मैंने पिक्चर या ये जो डायग्रामेटिक फॉर्म है इसको इसी तरीके से डाला है सो दैट आपको लेक्चर्स के दौरान ही ये चीजें याद हो जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है। ओके, आगे बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि टेम्परेचर चेंज। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम चेंज इन टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर चेंज भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम केमिकल रिएक्शन पे ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर में, तापमान में आपको बदलाव महसूस होता है जब भी आप लैब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान या उसके वजह से आपको टेम्परेचर यानी कि तापमान में बदलाव देखने को महसूस होता है। क्विक लाइम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, स्लैग लाइम का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है और यही क्या करता है, टेम्परेचर में चेंज करता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, समझने के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए कि हाँ अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हो रहा है या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ओके, दैट्स वाई मैंने आपको एग्जाम्पल इसमें ऑलरेडी डाल दिया है। नेक्स्ट बात करें चेंज इन स्टेट के बारे में, यानी कि स्टेट किस तरीके से चेंज होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि जब वैक्स को हम लोग बर्न करते हैं, यानी कि एक एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि जब वैक्स को हम बर्न करते हैं तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, स्टेट चेंज है। वैक्स इज अ सॉलिड, वैक्स क्या होता है, वैक्स एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसके बर्निंग के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपको वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिल रहा है। तो एक लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है और गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है दैट इज केमिकल इक्वेशन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के डेफिनेशंस आपको जरूर याद रखने हैं, समझने हैं, सो दैट आपको काफी हेल्प मिलने वाला है और आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे तो क्वेश्चन पैटर्न में आपको कहीं ना कहीं डेफिनेशन वाइज काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे पिछली बार के भी अगर आप क्वेश्चन प्री बोर्ड्स के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन अगर इसके देखे जाए तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके, यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम उसके सिंबल्स, फॉर्मूले, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं और एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के द्वारा, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, वेदर वो रिएक्टेंट के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उन सभी के सिंबल्स एंड फॉर्मूले के बारे में जानकारी होना जरूरी है। दैट्स वाई मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप एटॉमिक नंबर 1 to 30 इनके एलिमेंट्स के नाम, इनके एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस और इनके सिंबल्स के बारे में आप जरूर जानकारी ले लें, सो दैट आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि 1 to 30 एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज में होते हैं या इनके बारे में हम ज्यादा स्टडी कर रहे होते हैं अपने जो भी क्लासेस होते हैं उनमें। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए यहाँ पर तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो काफी बेसिक्स है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस करने के लिए मैं बैलेंस कर देता हूँ, लेकिन बैलेंसिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से बैलेंसिंग हम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर बात करी जाए फ्रेंड तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में जैसे हमने लास्ट बात करी तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली दो प्रकार के हो जाते हैं। ओके, यहीं से निकल करके आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी है, याद रखनी है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स, जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, उनके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट्स के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनके एटम्स बराबर हैं, इक्वल रेशियो में है, इक्वल मासेस में है, तो इनके मासेस भी क्या होंगे, एक तरीके से बराबर होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको समझना है। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, ये जरूरी है, सो दैट आप क्या कर सकते हो, जो भी एलिमेंट्स आपको मेंशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो भी एलिमेंट्स आपको मेंशन है, आप उनके एटम्स के बारे में जानकारी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जिंक एटम्स। दो साइड्स बनानी है आपको, एक साइड बनानी है रिएक्टेंट्स की साइड्स और एक साइड बनानी है आपको प्रोडक्ट्स की साइड। ओके, एक साइड आप लिखोगे नंबर ऑफ जिंक एटम, सेम आपको यही चीज क्या करना है, सेम आपको यहां पर भी लिख देना है। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सेम इधर लिखना है, और उसके बाद आपको नंबर लिखना है उसी प्रकार से, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, एलएचएस में आपको देखना है नंबर कितने हैं रिएक्टेंट्स के साइड पे, यानी कि ये तो 1 है और उधर भी 1 है। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए तो इधर 2 है और उधर भी 2 है। सल्फर की बात करी जाए तो एलएचएस में भी 1 है और आरएचएस में भी 1 है। ओके, ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन 4 है एलएचएस में और 4 ही है आरएचएस में भी। ओके, तो यहां से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों ही साइड पे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साइड पे बराबर है, इक्वल नंबर में है। आगे बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसकी अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स आपको दिखाई देते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स, जो भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके जो भी एटम्स हैं वो अनइक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे इन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लेकर के आपको दर्शाने की कोशिश करी है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर आप देखोगे सिमिलर जो मैंने पैटर्न अभी आपको पिछला बार बताया था पिछले स्लाइड पे, कि किस तरीके से आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहचान सकते हो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स के बारे में किस तरीके से लिख सकते हो, सेम चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रोडक्ट साइड की। रिएक्टेंट साइड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या जो है वो 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन की बात करी जाए तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये दोनों क्या है, आपस में अनइक्वल है, नॉट इक्वल। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है वो भिन्न हो चुकी है, तभी हमें क्या करने की जरूरत है, इन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। आपको हमेशा किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना है, क्योंकि अनबैलेंस्ड फॉर्म में केमिकल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा इस चीज को समझना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे मैं आपको लॉज भी पढ़ाऊंगा जो कि इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर द ओनली थिंग दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस केमिकल वर्ल्ड। आगे बात करेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेस। ओके, तो यहाँ पर अनइक्वल मासेस यानी कि मासेस में भी इनकी भिन्नता दिखाई देती है। ओके, अब देखो यही मैं यहाँ पर कह रहा था कि आपको एक लॉ है जो कि आपको समझना है, पढ़ना है, जिसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन का जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में है उसको आपको बैलेंस जरूर करना है। ओके, तो टॉपिक इज व्हाई देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो लॉ है, जिस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। ऑलरेडी आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक केमिस्ट, जिन्होंने क्या करा, एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ में कहा ही जाता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब किसी भी केमिकल प्रक्रिया के दौरान कभी भी कोई भी मैटर का ना तो प्रोडक्शन हो सकता है यानी कि क्रिएट हो सकता है खुद से, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है खुद से। ओके, यानी कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस है, ना तो वो क्रिएट हो सकता है, और कोई सब्सटेंस जो ऑलरेडी है ना तो वो डिस्ट्रॉय होकर के खत्म हो सकता है, विलुप्त हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, दिस मीन्स दैट टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, ये बराबर होते हैं। आपने इस लॉ के बारे में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो भी रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ये जरूरी है, ये यूनिवर्स का नियम है कि हर चीज बैलेंस्ड फॉर्म में ही चलती है। ओके, आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी एक बैलेंस लाइफ चाहिए, एक स्टेबल लाइफ चाहिए, और ये जो बैलेंस होता है, ये जो बैलेंसिंग होती है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल एलिमेंट्स को। आगे बात करेंगे, नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि नंबर ऑफ एटम्स जो भी होंगे रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के साइड में, उनको बराबर होना पड़ेगा या बराबर होने चाहिए।
तभी हम कहीं ना कहीं बोल पाएंगे कि वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, आगे बात करेंगे दैट्स व्हाई केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही एक जो लॉ है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का काम करते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काफी बारी जो है वो क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे पूछ दिया जाता है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो आपको बताने हैं। डेफिनेशन की अगर बात करी जाए तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक जो भी रिएक्टेंट है वो एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और नए सब्सटेंसेस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल की बात करी जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, बट यहाँ पर बनता क्या है, एक लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको नई प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती हैं। दिस वेरीफाइज दैट कि ये केमिकल रिएक्शन इस प्रकार का होता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। आगे बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहता है कि अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है ये, किसी भी केमिकल प्रक्रिया या केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपको इनके बारे में समझने के लिए, जानने के लिए, और यही आप एग्जामिनेशन में भी आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें इंफॉर्मेटिव बनाने की आवश्यकता होती है, हमें जरूर बनाना चाहिए। ओके, इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब क्या है कि आपको उसके फिजिकल स्टेट्स, कोई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स को जरूर मेंशन करना है। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब कि सॉलिड है या वो लिक्विड है या गैस है, एक्वस फॉर्म में है, ये सब क्या है, ये आपको जरूर मेंशन करना होता है, सो दैट ये काफी बेहतर तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशंस का। हीट चेंजेस की अगर बात करी जाए तो आपको हीट चेंजेस भी जरूर यहाँ पर मेंशन करने होते हैं किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि स्पेसिफिक जो भी इस प्रकार की चीजें होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव और काफी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बनाती है। स्पेशल अगर कंडीशंस की बात करी जाए, यानी कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है उस केमिकल रिएक्शन को फुलफिल करने के लिए, तो आप उसको जरूर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट जो केमिकल इक्वेशन है ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बने। नेक्स्ट अगर बैलेंसिंग की यहाँ पर बात करी जाए दोस्तों, तो बैलेंसिंग किस प्रकार से किया जाता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड मैं बोलूंगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड, जिससे आप समझ सकते हो, जान सकते हो, जिससे आप बैलेंसिंग कर सकते हो। देखो बहुत सारे आपको मेथड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब है या और भी बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स इस तरीके के मेथड बताते हैं, बट हिट एंड ट्रायल मेथड कहीं ना कहीं काफी कन्वीनियंट है आपको यूज करने के लिए। बैलेंसिंग के डेफिनेशन की अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड, यानी कि जो अनबैलेंस्ड, यानी कि अगर बात की जाए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया को हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। ओके, और हिट एंड ट्रायल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड आई विल से, जिससे आप इजीली बैलेंसिंग कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर कि हीट चेंजेस, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हीट चेंजेस के बारे में जो बात करी जा रही थी या जो मैंने बताया है वो क्या है। तो देखो हीट चेंजेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड गिवन आउट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट का यहाँ पर निकलना देखा जा सकता है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकल रही होती है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, काफी बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तभी वो रिएक्शन इनिशिएट हो रहा होता है। देखो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट अगर आप नहीं दोगे तो वो रिएक्शन इनिशिएट भी नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की आवश्यकता होती है रिएक्शंस को, प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए। ओके, यहाँ पर हीट की आवश्यकता होगी और उसके बाद जाकर के ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर आप हीट नहीं दोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ओके,
आगे बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ओके, ये मैं आगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको डिटेल में यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के 4 यहाँ पर प्रक्रिया है, 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप आराम से जो भी केमिकल इक्वेशंस है उसको बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले तो जो भी स्टेटमेंट या वर्ड इक्वेशंस आपको दिया जाता है उसको आपको सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड पे है। उसके बाद जो मैंने प्रक्रिया आपको बताया था, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आपको लिखने हैं बोथ साइड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, कौन सा, तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन सा जो एलिमेंट है उसके एटम्स बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। ओके, आगे जाकर के जैसे आपको पता चल जाए कि ये जैसे किसी भी फॉर एग्जांपल XYZ किसी भी रिएक्शन में द गिवन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम इज नॉट बैलेंस्ड, आप उस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स हम क्या यहाँ पर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सो दैट जो यहाँ पर गिवन केमिकल इक्वेशन होगा वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाए। ओके, एट लास्ट में आपको इक्वेशन इंफॉर्मेटिव जरूर बनाना है, यानी कि उसमें जो भी चीजें इंडिकेट करने लायक है रिगार्डिंग द स्टेट, रिगार्डिंग द हीट चेंजेस, रिगार्डिंग द स्पेशल क्राइटेरियाज या कंडीशंस, ये आपको जरूर मेंशन करना है। आगे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ड इक्वेशंस आपको 2 दिए गए हैं और उनको आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो अगर वर्ड इक्वेशन आपको दिया जा रहा है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर फॉर्मूले एंड सिंबल टर्म्स। सबसे पहले आपको उसको सिंबल्स एंड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ओके, तो वर्ड इक्वेशंस की अगर बात करी जाए तो 2 वर्ड इक्वेशंस यहाँ पर दिए गए। फर्स्ट मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, सेकंड इज फॉर यू, आप इसको प्रॉपर तरीके से खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस तरीके का क्या आंसर आ रहा है। मैं आप सभी के जो भी कमेंट हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं जरूर कमेंट सेक्शन से लेने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन सभी को कंप्लीट करने वाला हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर, सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट करता है और ये बनाता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, एज यू कैन सी दिस इज अ कंप्लीट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब बैलेंस करेंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। सोडियम की अगर बात करी जाए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको एक रिएक्टेंट साइड बनाना है और आपको एक प्रोडक्ट साइड बनाना है। ओके, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में सोडियम की जो नंबर ऑफ एटम है वो 1 है। सोडियम की अगर प्रोडक्ट साइड बात करी जाए सिमिलरली 1। हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड पे इट इज 2 एंड प्रोडक्ट के साइड पे सोडियम जो है वो 3 है। ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए इट इज 1 एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज 1। तो आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कहीं ना कहीं क्या है, वेरिएबल्स हैं, यानी कि एलएचएस में, यानी कि रिएक्टेंट के साइड पे कुछ और है और प्रोडक्ट के साइड पे कुछ और है। तो हमें इनको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ओके, बैलेंसिंग के लिए आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। जैसे अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर अगर 2 लगा सकते हो, यहाँ पर भी 2 लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम बैलेंस हो चुका है। और साथ साथ में अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ तो ये ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस हो चुका है। ये पूरा कंप्लीट जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुका है। तो ये अप्रोच आपको सोचनी पड़ेगी, ये आपको पॉसिबल फिगर्स सोचने पड़ेंगे, तभी आप कहीं ना कहीं काफ़ी कन्वीनियंटली एंड ईजिली इन सभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो भी अनबैलेंस है उनको बैलेंस कर सकते हो। ये आप खुद से कर सकते हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका कंप्लीट आंसर क्या आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं जो कि अब डायरेक्ट एलिमेंट्स या कंपाउंड बेस्ड है, तो इनको किस तरीके से बैलेंस किया जाए। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स मैं सॉल्व करके यहाँ पर आपको बताऊं तो आप देख पा रहे होगे कार्बन डाइऑक्साइड है तो 6CO2 प्लस 6H2O, ये कन्वर्ट होकर के बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुका है। ये अप्रोच आपको सोचनी पड़ेगी, जैसा मैंने पिछली बार बताया उसी प्रकार से आप अप्रोच लगा करके इन सभी को सॉल्व कर सकते हो। आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दूसरा बोलूँ तो 2Al प्लस 6HCl, ये कन्वर्ट होकर के बनाता है 2AlCl3, ठीक है, प्लस साथ में H2, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये कैसे सोच पाए, ये पूरा प्रोसेस उसी प्रकार से लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सिमिलरली प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस है, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये आंसर मिलने वाला होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? कहीं पे भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इस सेक्शन में डाउट हो रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका MCQ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन इस बार से प्रैक्टिस के लिए मैंने लाई करके आया हूँ, यही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसमें कहीं भी कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं।
अब देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जैसे केमिकल इक्वेशंस कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या वेरिएबल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये आपको बताना है एक्स वाई क्या है, यहाँ पर ये क्या हो सकता है, यहाँ पर एक्स वाई क्या है ये बताना है। तो इन सभी के आधार पर अगर आप केमिकल इक्वेशंस के बारे में सोचोगे तो आप इजीली यहाँ पर जज कर सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पर एक्यूरेट आंसर क्या आने वाला है। ओके, अब जैसे देखो लीड नाइट्रेट एक एक्वस सॉल्यूशन है और लीड आयोडाइड एक सॉलिड सॉल्यूशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं सोचूं कि सॉलिड कौन सा है तो सी में भी सॉलिड है और ए में भी सॉलिड है। नेक्स्ट मैंने देखा कि पोटेशियम नाइट्रेट एक, अब नाइट्रेट क्या, नाइट्रेट एक आयोनिक सॉल्यूशन है या एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, जो केमिकल रिएक्शन देखोगे, तो यहाँ पर 2Ag जो है वो लग करके प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थर्ड की अगर बात करी जाए तो थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ZnSO4 एक एक्वस सॉल्यूशन होता है और H2 गैस होता है। अगर आप ऑप्शन में भी चेक करोगे तो Y जहां पर गैस होगा दैट विल बी द ऑप्शन, तो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपके आने स्टार्ट हो गए हैं इस बार के लिए, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। देखो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल आपके लिए नहीं आते हैं। आपको बस इतना फोकस करना है कि स्टेटमेंट का जो बेसिक जो मतलब है, जो बेसिक एक जो मीनिंग होती है वो आपको समझना है। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, उन दोनों के स्टेटमेंट्स का क्या रिलेशन है, क्या सही है, क्या वैलिड है, क्या गलत है, ये आपको समझना है, सोचना है और उसके आधार पर आपको ऑप्शन का आंसर देना है। ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर वाला, यही सिमिलर पैटर्न आपको आगे अपने एग्जामिनेशन में भी मिलने वाला है। यही 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट में बस आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। ओके, अब देखो असर्शन कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो हम देखेंगे कि ए फॉल्स कहाँ पे है, तो ये डी। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमें आगे सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर असर्शन और रीजन इन दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो हम सी या डी में से ऑप्शन क्लिक करते हैं। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होता है तो फिर हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाते हैं कि रीजन क्या सच में एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। नेक्स्ट एक और असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन लिया, क्योंकि इस पे आपको दम भर जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके जरूर क्वेश्चन ये आने वाले हैं। ओके, आगे बात करें यहाँ पर व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आपने अपने केमिस्ट्री में जब चैप्टर पढ़ा होगा डिटेल में तो ये भी पढ़ा होगा, और बाकी मैं आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इन सभी केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस को डिटेल में बात करने वाले हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिया है यहाँ पर, दैट इज एक्चुअली कंप्लीटली बेस्ड ऑन केस स्टडीज। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको केस स्टडी में देखने को मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब बर्न करवाया जाता है तो आपको व्हाइट कंपाउंड एक्स एक्चुअली प्राप्त होता है। ओके, एंड जब ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम नाइट्रोजन में इसको बर्न करते हैं तो किस प्रकार का कंपाउंड फॉर्म होता है, उसे वाई कंपाउंड यहाँ पर नाम दिया गया है। एक्स और वाई का देखो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मैंने लिया है। केस स्टडीज में इस प्रकार के ही क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस का आराम से इजीली आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाया जा रहा है तो एक व्हाइट कंपाउंड एक्स का फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ में अगर वहां पर उस एटमॉस्फेयर को बदल करके नाइट्रोजन में इसको बर्न करवाई जाती है तो वाई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक्स और वाई का केमिकल फॉर्मूला क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो काफी बेसिक सा एक रिएक्शन हो गया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ओके, बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2MgO कर सकते हैं, यहाँ पर 2Mg कर सकते हैं, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यही अपना क्या है, एक्स है, एक्स का केमिकल फॉर्मूला 2MgO। ओके, अगर यहाँ पर हम मैग्नीशियम को बदल करके क्या कर देते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ओके, Mg3N2 ये कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 3Mg हो जाएगा और N2। ओके, तो इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, और यही जो हो जाएगा वो अपना Y हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग इजीली केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल और केमिकल चेंज के आधार पर, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है। ओके, तो अगर देखो सीधी सी बात है, आपको कुछ कुछ चीजें तो यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि फिजिकल चेंज क्या है, ये अपना फिजिकल चेंज है। ठीक है, अगर एक यहाँ पर बात करी जाए, एक क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, पेट्रोल का इवापोरेशन इज अ फिजिकल चेंज।
ठीक है, फिजिकल चेंज। ठीक है, बी की अगर बात की जाए, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का बर्निंग भी क्या होता है, एक प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज अ केमिकल चेंज। स्टेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी सी, डी और ई का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी हेल्प कर दी है। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इसको कर दिया तो काफी आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने एग्जामिनेशन में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, कहा ही जाता है कि 3 प्रकार के बीकर्स हैं, ठीक है, जिनका नाम है ए, बी और सी। 25-25 ml जो है वो पानी तीनों में ही भरा हुआ है। ठीक है, कहा ही जाता है कि पहले वाले में, यानी कि अलग अलग बीकर्स की अगर बात करी जाए तो पहले में NaOH एक्चुअली मिलाया जाता है, दूसरे में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और तीसरे में NaCl जो है वो एक्चुअली मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कहा जाता है कि ए और बी दोनों में ही जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि दिस इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। और सी में क्या कराया जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है। अब आपको गिवन स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो भी दिए गए उनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ए और बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे, बिल्कुल होंगे, सही बात है। ए और बी इंडोथर्मिक होंगे, बिल्कुल भी नहीं। सी एक्सोथर्मिक होगा, बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 4 भी क्या होगा, सही होगा। सी इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, तो यहाँ पर 1 और 4 क्या होगा, बिल्कुल ही सही यहाँ पर उत्तर होने वाला है। ओके, आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है। आज की क्लास में यही लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा, जहां पर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आपके सैंपल क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी बच्चों के साथ जिनको इस चीज के कंटेंट की जरूरत है, या क्वेश्चन में क्या बेस्ट अप्रोच लगाई जा सकती है उनके लिए अब वो कंटेंट ढूंढ रहे हैं। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द वीडियो लेक्चर जिसको आपको समझने की जरूरत है। ये पढ़ करके आप आराम से एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।